नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 7 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर उस समय प्रिंट हो रहा होता है ना जब रात के 12-1 बज रहे होते हैं। देखिए हेडलाइन क्या है कि स्टेट टू कंडक्ट ड्रिल टुडे, टेस्ट सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इसमें ये कहा गया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वो सभी आज ड्रिल कंडक्ट करेंगे और युद्ध तो कल रात में ही शुरू हो गया। इन्होंने ये नहीं बताया कि ड्रिल जो है वो पीओके में होगा या पाकिस्तान में होगा। आज ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और नेवी तीनों ही शामिल थे। 1971 के बाद पहली बार तीनों जो विंग हैं सेना के, इन तीनों ने मिलकर ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर यानी कि पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, उन दोनों जगहों पर 9 ठिकानों पर अटैक किए गए हैं और मिसाइल अटैक किए गए थे और एयरफोर्स के जहाज़ों का भी उपयोग किया गया है। सभी जहाज़ सुरक्षित लौट आए वापस। अब आगे पाकिस्तान कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा, उसके पश्चात से हो सकता है कि युद्ध जो है बड़े स्तर तक जा सकता है, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। हालांकि भारत में आज कई सारे जगहों पर, भारत में करीब 51 सिटी हैं, आई थिंक 51 सिटी हैं और 554 डिस्ट्रिक्ट हैं, 544 ज़िले हैं देश भर के, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है कि वहाँ पर भारत के सामरिक महत्व के इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। कहीं पर रिफाइनरी है, कहीं पर बिजली उत्पादन का संयंत्र है, कहीं पर कोई और डिफेंस का कंटोनमेंट एरिया होगा। तो ऐसे करके 244 डिस्ट्रिक्ट देश में सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया गया है। बिहार में कटिहार को भी चिन्हित किया गया है। उसके अलावा इन सभी जगहों पर डिफेंस के लिए ड्रिल को आयोजित करवाया जाएगा कि अगर एयर अटैक होता है तो क्या करना है आपको और किस प्रकार से इमरजेंसी कंडीशन में लोग मदद कर सकते हैं, इसको लेकर के होगा। तो आज हम लोग पहले ऑपरेशन सिंदूर को देखेंगे। उसके अलावा HDI रिपोर्ट आया है 2025 ईस्वी का HDI रिपोर्ट है, जिसको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा बहुत ही बड़ा एक डील है कि भारत और यूके ने ट्रेड डील को साइन कर लिया है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि भारत ब्रिटेन के साथ में ट्रेड डील को साइन कर चुका है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इंडिया यूके कंक्लूड लैंडमार्क ट्रेड डील, इसके बारे में भी देखेंगे क्या है, इसके पक्ष में विपक्ष में क्या क्या पॉइंट्स हैं, सभी को देखेंगे। शुरू करते देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है, ऑपरेशन सिंदूर है। सरप्राइज इसमें कम था, इसलिए क्योंकि पहले से ही पता था भारत जवाब तो देगा ही। ऑपरेशन का नाम बहुत ही सुंदर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जिन भी पुरुषों को मारा गया उन सभी को धर्म पूछ कर ही मारा गया था और उन महिलाओं को भी कहा गया कि आप जाओ मोदी को बता देना। इस तरह के प्रवोक करने वाले चीज़ें की गई थी। मारना अलग होता है, लेकिन प्रवोक करना और इस प्रकार से धर्म पूछ कर मारना अलग होता है। उसी का जवाब दिया गया है। अभी जवाब और दिया जाएगा, ये तो छोटा सा मूव था। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या, इसकी तिथि को अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा, इसमें तीनों सेनाएं शामिल हैं, इंडियन आर्मी, एयर और नेवी, तीनों के तीनों शामिल थे। 7 मई 2025 को शुरू किया गया। 7 मई यानी कि रात के 1:30 बजे करीब में ये अटैक किया गया है। एक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाले पीओके में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाना था। यह अभियान 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले का जवाब माना जा रहा है। कृपया डेट को ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार इस तरह के डेट पूछ ले जाते हैं। पहलगांव में जो अटैक हुआ था, इसमें 25 भारतीय और एक नेपाली हिंदू जो था वो मारा गया था। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ने आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए समूहों ने ली थी और एक छोटा सा आतंकवादी संगठन है जो इसी से लिंक्ड था, उसी ने इसका जिम्मेदारी लिया था। हालांकि बाद में वो मुकर गया कि हमने जिम्मेदारी नहीं ली है। ऑपरेशन का उद्देश्य क्या था? आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था, जिसकी पहचान RAW के जो लोग हैं जो उस तरफ काम करते हैं, उन्होंने इस जगहों की पहचान की थी। और भारत में भारत सरकार के द्वारा बार बार हाफिज का नाम लिया जा रहा था, जबकि अटैक जो हुए उसमें मसूद अजहर के जो कई सारे मदरसे शामिल हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेंड किए जाते हैं, वो सारे जगहें शामिल हैं, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख केंद्र शामिल थे। पहलगांव हमले का बदला लिया गया है। गैर उत्तेजक कार्रवाई है। भारत ने सुनिश्चित किया कि हमले केंद्रित, मापा हुआ और गैर उत्तेजक हो।
हमने तो धर्म पूछ के नहीं मारा, हमने तो डायरेक्ट उन जगहों पर, आतंकवादी ठिकाने के जगहों पर बम गिराए हैं। चाहते तो हम पाकिस्तानी सेना के जगहों पर भी बम गिरा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ऑपरेशन का समय व कार्यान्वयन 7 मई को हुआ है। ये ध्यान में ज़रूर ही रखिएगा। ये पहली बार है 1971 के पश्चात जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया है और पाकिस्तान में भी अटैक किया गया है। पाकिस्तान और पीओके दोनों अलग अलग हैं। पीओके हमारा है जिस पर कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान मेनलैंड जो है, जैसा अब तक माना जा रहा था कि भारत कभी भी पाकिस्तान के अंतर्गत जाकर के अटैक नहीं करेगा, वो भी हो गया है। जो बहावलपुर है, बहावलपुर एक एरिया है जो पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि मुजफ्फराबाद जो है ये पीओके में पड़ता है, पीओके में पड़ता है। हथियार और तकनीक ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं हैं। जो लक्षित निशाना के संगठन थे उनमें देखिए मरकाज़ सुभान अल्लाह, ये बहावलपुर में है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। जैसे मोहम्मद का है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। बाकी जो आपको दिख रहे होंगे इसमें आपको मैक्सिमम जो है वो पीओके के इलाके में है, और तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला जो टॉपिक है वो इंडिया यूके कंक्लूड लैंडमार्क ट्रेड डील। आने वाले आपके मेंस एग्जामिनेशन या प्रीलिम एग्जाम में यहाँ से एक सवाल कंफर्म कर लीजिएगा, आज ही लिख करके रख लीजिएगा। यूपीएससी पीटी में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि अब तो बहुत कम दिन है 2025 के, लेकिन यूपीएससी मेंस 2025, बीपीएससी मेंस 2025 और बीपीएससी 71वीं मेंस जो होगा वो, और बीपीएससी 71वीं पीटी एग्ज़ाम जो होगा उसमें पूछा जा सकता है आपसे। ये बहुत ही बड़ा डील है। हम अभी ईयू के साथ अलग से डील करेंगे, लेकिन पहले यूरोपियन यूनियन में ही ब्रिटेन शामिल था, लेकिन अब वो उससे अलग हो गया है। ब्रेग्जिट के पश्चात से अलग हो गया है, ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया है। तो अब जाके हम ईयू के साथ अलग ट्रेड डील करेंगे और यूके के साथ हमने अलग से ट्रेड डील कर लिया है। इसका करने का बेनिफिट क्या होगा, तो चूँकि यूके को हम बेचते ज़्यादा हैं, खरीदते कम हैं, इससे क्या होगा, हमें लाभ होगा। हमारा ट्रेड डील सरप्लस में रहेगा हमेशा। यूके को भी लाभ होगा कि भाई कई सारे उसके उत्पाद जो भारत में बिकते हैं वो उन पर भारत सरकार के द्वारा टैरिफ लगाए जाते हैं, तो टैरिफ कुछ कम हो सकते हैं। देखिए समझौते का ऐलान, ये समझौता अभी 7 मई को ही हुआ है। कभी भी कोई डेट नहीं भूलेगा इस समझौते का कि यूके के साथ ट्रेड डील और पाकिस्तान पर अटैक दोनों एक ही दिन में हुए थे। यह घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूके के प्रधानमंत्री स्टारमर ने की है। स्टारमर नाम है उनका, उन दोनों ने किया है। भारत के लिए 99% भारतीय निर्यात यूके के बाजार में शून्य शुल्क से लाभान्वित होंगे। यूके के लिए विस्की, जिन, ऑटोमोटिव आयात पर शुल्क में कमी होगी। विस्की और जिन पर शुल्क 150% से घट करके 75% किया जाएगा, यानी कि आधा कर दिया गया है, और 10 साल बाद 40% तक ये कम हो जाएगा, 40% तक कम हो जाएगा। ऑटोमोटिव शुल्क 100% से घटा करके 10% कर दिया गया है। भारतीय उपभोक्ता के लिए सौंदर्य प्रसाधन, एरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण, भेड़ का मांस, सैलमन और कई सारे चीज़ों के शुल्क में कमी होगी, जिससे भारतीय उत्पाद वहाँ पर सस्ते बिकेंगे। याद कीजिए इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को, जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ कि भारत के बने हुए उत्पाद यूके में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि यूके की सरकार को वहाँ पर कानून बनाना पड़ गया कि भारत का उत्पाद अगर कोई खरीदता है, बहुत पहले की बात है ये, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारे हाथ के बने हुए उत्पाद के सामने वो टिक नहीं पा रहे थे क्वालिटी के मामले में। उसके पश्चात उन्होंने इस तरह के कानून बनाए, फिर भारत में आकर के शोषण शुरू किया। उसके पश्चात से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई थी उस समय, लेकिन अपनी अभी जो अर्थव्यवस्था है वो सही है। हमने जापान को सरप्रेस कर दिया है और हम दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहे हैं। एक चीज़ और है इसमें समझने वाली चीज़ कि अगर यूके के साथ या यूरोपियन यूनियन के साथ हम ट्रेड डील करते हैं तो हमेशा ही हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि हम जो लोगों के कॉमन उत्पाद होते हैं हम उसको भेजते हैं। हम जो उत्पाद भेजते हैं ज़रा वो देखिए, और जो वो हमें भेजते हैं ज़रा वो उत्पाद देखिए। तो जो भारतीय उत्पाद आप देखेंगे डे बाय डे के उत्पाद हैं, ग्रॉसरी स्टोर के उत्पाद अधिक हैं इसमें, जबकि वो हमें गाड़ी और विस्की इस प्रकार के उत्पाद बेचते हैं जिसकी खपत तुलनात्मक रूप से ग्रॉसरी उत्पादों की तुलना में कम होती है। हालांकि हम इसके तहत चाहेंगे कि और भी बहुत सारे उत्पादों को शामिल करें, जैसे कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि हार्डवेयर का एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी हम कर सकें। एप्पल ने घोषणा किया है डोनाल्ड ट्रंप के आने के पश्चात से कि सबसे ज़्यादा दुनिया में आईफोन का उत्पादन हम अमेरिका का भारत में ही करने जा रहे हैं, और जितने भी अमेरिका में हम आईफोन बेचेंगे वो भी भारत में ही उत्पादित होगा। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, हमारी इकोनॉमी के लिए सही चीज़ है ये। व्यापार में वृद्धि, इस समझौते से 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद की जा रही है। चूँकि देखिए बोलते हैं कि यूके जो है वो ईयू में शामिल होकर के अपनी धीरे धीरे पहचान खोते जा रहा था।
जबकि एक समय यूके जो था, ब्रिटेन, उसका पूरा दुनिया पर राज हुआ करता था। आज के जियोपॉलिटिक्स में आपको वो नगण्य के रूप में दिखेगा। तो वो धीरे धीरे करके फिर से उभरने की कोशिश कर रहा है और यही इसका प्रयास, इसका यही है। भारत ने यूके के आज 90% शुल्क लाइनों में कटौती की है, जिससे 85% शुल्क एक दशक में शून्य हो जाएंगे। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, भारतीय कर्मचारी और उसके नियोक्ता यूके में 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा योगदान छूट प्राप्त करेंगे। यह समझौता भारत के सभी निर्यात हितों को कवर करता है। नेताओं की प्रतिक्रिया, पीएम मोदी ने इसको मील का पत्थर बताया है और बोला है कि ये क्या होगा, इससे भारत और यूके के बीच में सभी प्रकार के संबंध मजबूत होंगे। इकोनॉमी के रिलेशन अच्छे होने से धीरे धीरे सभी प्रकार के रिलेशन मजबूत होते हैं। अब ज़रा इसके पक्ष और विपक्ष में पॉइंट को देखेंगे। लाभ क्या होगा इससे? हमें निर्यात में वृद्धि होगी, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होगी, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सस्ते उत्पाद हमें मिल सकेंगे, यूके के लिए भी लाभ होगा, सामाजिक सुरक्षा छूट भी इससे मिलेगा भारतीय कंपनियों को। आर्थिक सहयोग या समझौता दोनों देशों के बीच में दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक रूप से सहयोग को भी बढ़ावा देता है। नुकसान क्या क्या हो सकता है? स्थानीय उद्योगों पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे ऑटोमोटिव, चॉकलेट, बिस्कुट के कारण भारतीय घरेलू उद्योग प्रभावित हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। आयात शुल्क में कमी से राजस्व की हानि हो सकती है। कृषि क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि हम अगर यूके से मांस का इंपोर्ट करने लग जाएंगे या फिर चॉकलेट का इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो हमारे यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्री है उन पर कुछ असर पड़ सकता है। शराब उद्योग पर प्रभाव पड़ेगा, व्यापार और संतुलन का जोखिम बन सकता है, कार्यान्वयन की जटिलताएं बन सकती है। तो ये पक्ष और विपक्ष में मैंने आपको दोनों पॉइंट समझा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कौन सा? तो HDI, इंडिया अप 3 स्पॉट टू 130 एमंग 193 नेशन। इसमें कहा गया है 193 देशों में भारत ने 3 स्थान की सुधार करते हुए 130वां स्थान प्राप्त किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। बीपीएससी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी एग्ज़ाम पीटी हो या मेंस हो, उनका सबसे फेवरेट टॉपिक होता है HDI। इस बार के मेंस से पहले के रिवीजन वीडियो मैंने HDI वगैरह पढ़ाया था, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। प्रीलिम एग्ज़ाम में आपसे इसका स्कोर पूछ लिया जाएगा कि भारत का स्कोर कितना हो गया है, भारत का स्कोर कितना हो गया है, कितनी ही बार पूछा गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा और इसके बारे में मैं सारे पॉइंट्स करवा देता हूँ, फिर HDI के बारे में बता दूंगा। आज तो मेंस आंसर राइटिंग में भी यहीं से सवाल दूंगा। जिन्हें भी जुड़ना हो मेंस आंसर राइटिंग के लिए, देखिए आपके एग्ज़ाम में जब सवाल आते हैं तो क्यों इतने सवाल मेरे द्वारा दिए गए थे वो लड़े हैं, क्योंकि जो मैं न्यूज़पेपर में करवाता हूँ मैक्सिमम उसी से मैं सवाल देता हूँ करंट अफेयर के। इकोनॉमिक्स अभी चल रहा है पुराने वाले ग्रुप में, और नए वाले में तभी जो परसों से शुरू हुआ है उसमें तो GS1 चल रहे हैं और NCERT चल रहे हैं। लेकिन बीच बीच में इस तरह के सवाल सभी ग्रुप में एक साथ दे देता हूँ। वो इसीलिए देता हूँ कि आप GS तैयार कीजिए, करंट तैयार कीजिए, लेकिन इस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं GS और करंट दोनों में होते हैं, इसको साथ में ही तैयार करके रखना चाहिए। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि सारे ग्रुप में मैं एक ही सवाल पोस्ट कर देता हूँ करंट अफेयर का। वो यही कारण होता है कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण का चीज़ है। इसको अलग से नोट डाउन करके रखिए, अलग से पढ़िए इसको। ये GS भी है आपका HDI और करंट भी है। रैंकिंग में उछाल हुआ है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अगर कष्ट करके बताएंगे मुझे कमेंट करके तो सही रहेगा, याद हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने 2023 में मानव विकास सूचकांक में 3 स्थान की छलांग लगाई है। 2022 से भारत 193 देशों में 133वें स्थान पर था, 2023 में बढ़कर ये 130वें स्थान पर आ गया है। 2022 की रैंकिंग के अनुसार हम कितने स्थान पर थे? 133 पर थे। और अभी जो रैंकिंग जारी किया गया 2025 में, 2023 ईस्वी का रैंकिंग, इसमें कहा गया है कि हम 130वें पायदान पर पहुँच गए हैं। भारत का HDI मूल्य 2022 में 0.676 से बढ़कर 2023 में 0.685 हो गया है। कृपया करके ये भी ध्यान में रखें कितने से बढ़कर के कितना हुआ है, क्योंकि BPSC ने पिछली बार बजट के बारे में और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में इसी प्रकार के सवाल पूछे थे कि कितना रैंकिंग से बढ़कर के कितना तक आया है। तो इसलिए इसको ज़रूर ही ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है। कैसे ध्यान में रखें सर? 676 से बढ़कर कितना हो गया? 685, बस यही हो गया। बस इतना आसान तो है। 676 से 685 अब पॉइंट लगा दीजिए दोनों तरफ, क्योंकि इसका मान तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है, इसलिए हमेशा दशमलव में ही आएगा, कोई पूर्ण अंक तो नहीं आएगा। पूर्णांक तो जानते होंगे, इसका हमेशा ही रैंकिंग 0 से 1 के बीच में निकाला, इसीलिए पॉइंट में दिखेगा ये आपको।
यह मध्यम मानव विकास की श्रेणी है। भारत उच्च मानव विकास सीमा 0.70 के करीब पहुंच रहा है। धीरे धीरे करके हम उसको अचीव कर लेंगे, उसके पश्चात से हम उच्च मानव विकास श्रेणी में आ जाएंगे। लंबे समय प्रगति 1990 से 2023 तक भारत का HDI मूल्य 53% से अधिक बढ़ा है, जो कि दक्षिण एशियाई औसत से काफ़ी तेज है। 1990 से 2023 तक में 53% का हमने ग्रोथ हासिल किया। किसमें ग्रोथ हासिल किया है हमने? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इकोनॉमी में नहीं। इकोनॉमी में तो बहुत बड़ी उछाल हमने हासिल की है, लेकिन HDI में 53% का हमने उछाल हासिल किया है। प्रमुख संकेतकों प्रगति, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, लोगों की आयु अब ज़्यादा होती है। प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। 1990 में 2167 रुपये पर पर्सन का डॉलर का आय था, जबकि 2023 में 9046.76 डॉलर हो गया है, जो 4 गुना से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। 135 मिलियन लोग गरीब से बाहर आए हैं। इसमें कहा गया कि 135 यानी कि लगभग में 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी से बाहर आए हैं। वैश्विक संदर्भ में स्थिति, वैश्विक मंदी, वैश्विक स्तर मानव विकास की प्रगति 1990 के बाद सबसे धीमी रही है, लेकिन भारत ने इस मंदी के बावजूद प्रगति दिखाई है। दक्षिण एशिया में हमारा प्रदर्शन सही रहा है। दक्षिण एशियाई औसत से बेहतर है और इस क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसान होने के बावजूद भारत ने अच्छा सुधार किया है। असमान चुनौती, HDI में 30.7% की कमी देखी गई है। असमानता के कारण भारत का HDI मूल्य 30.7% कम हो गया है। सबसे ज़्यादा जो हमें नुकसान पहुंचाती है ना बंधुओं, वो है असमानता और जनसंख्या बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है हमें कई बार। और अगर हमें जनसंख्या को सही रखना है, जिस प्रकार से चीन ने किया है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें असमानता को कम करना पड़ेगा। हालांकि चीन की कई सारी चीज़ें फेक होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। ग्लैमर ज़्यादा दिखता है, फेक उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अर्थव्यवस्था उसकी बहुत लंबी मंदी में चल रही होती है। 2-4 AI और रोबोटिक वाले गाड़ी दिखा करके वो अपने आप को ग्लैमराइज करते हैं, लेकिन ये भी देश की छवि को सुधारने का प्रयास होता है। निस्संदेह उनकी इकॉनमी बढ़ी है, बहुत तेज़ी गति से बढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग में वो वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि युग परिवर्तनकारी हो गए जैसा दिखाया जाता है। ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता, रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा में असमानता सबसे अधिक है। HDI स्कोर को ये प्रभावित करती है। लैंगिक असमानता भी है, लैंगिक असमानता बनी हुई है। हाल के कदम, भारत ने 1/3 आरक्षण का भी किया है प्रावधान अपने संसद में और विधानमंडलों में। दीर्घकालिक प्रगति और चुनौतियां, 1990 से प्रगति, 1990 से भारत ने मानव विकास में लगातार प्रगति की है, लेकिन असमानता और लैंगिक असमानता जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। चौथे साल लगातार असमानता में वृद्धि हुई है। इसी कारण से हमारा HDI जो है वो प्रभावित हो जाता है। भविष्य की संभावनाएं बताई गई हैं। परिवर्तनकारी बदलाव की संभावना जताया गया। UNDP रिपोर्ट में कहा गया कि हाल के कदम जैसे महिलाओं के लिए संसद के लिए आरक्षण भविष्य में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। तो ये था HDI का टॉपिक। अब HDI होता क्या है, जरा वो शॉर्ट में समझ लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा विकसित एक मापक है। जब हमने ये फील किया ना कि इकोनॉमी का माप केवल पैसे के आधार पर नहीं होना चाहिए। आपके पर्स में कितना पैसा है, आपके पर्स जो है उसमें कितना पैसा है, इससे आपका स्वास्थ्य नहीं पता चलता है। इससे ये नहीं पता चलता है कि आप कितने खुश हैं। हो सकता है पर्स में लाखों रुपए हों, लेकिन दूसरे जेब में रिपोर्ट रखा हो जिसमें ढेर सारी बीमारियां बताई हुई हो, या हो सकता है कि कोई और कलह से जूझ रहे हों। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति की हैप्पीनेस की पहचान या डेवलपमेंट की पहचान केवल और केवल इकोनॉमिक आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो हमने बहुत सारे आयाम निकाले उस देश के अर्थव्यवस्था को मापने के लिए, जिसमें बहुत सारे आयाम शामिल हैं। 4 मुख्य आयाम हैं, लेकिन उसमें और भी आयाम को शामिल किया गया। 3 मुख्य आयाम हैं। 3 मुख्य आयाम कौन कौन सा है? जीवन प्रत्याशा, कितने लंबे समय तक व्यक्ति जीवित रहते हैं, कि जितने लंबे व्यक्ति जीवित रहते हैं यानी कि वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है उस देश में वो सही है, पर्यावरण सही है, खान पान सही है, स्वास्थ्य ढांचा सही है, ये इससे पता चलता है। एजुकेशन, सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, कितने वर्षों तक एजुकेशन आप प्राप्त कर रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लैंगिक समानता है कि नहीं, एजुकेशन सही है कि नहीं, ये भी देखा जाता है। जीवन स्तर कैसा है आप सभी व्यक्तियों का, ये भी देखा जा सकता है। तो ये 3 मुख्य रूप से क्या होते हैं? डायमेंशन होते हैं जिसके आधार पर मापा जाता है। इसके अंदर सब डायमेंशन बहुत सारे होते हैं, सब हेडिंग खूब सारे बना सकते हैं आप, बहुत सारे होते हैं इंडिकेटर, उतने नहीं याद करने हमें। HDI का मूल्य 0 से 1 के बीच में होता है। जिसका 0.800 से ऊपर है वो बहुत ही अच्छा, बहुत उच्च मानव विकास मतलब हाईली डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को उन्होंने प्राप्त कर लिया है।
0.700 से 0.799 तक उच्च मानव विकास होता है। 550 से 0.699 तक मध्यम मानव विकास होता है। दशमलव के बाद कभी भी अंक को पूर्ण नहीं पढ़ते हैं। मैंने 550 पढ़ा ना, वो गलत था, 0.550 पढ़ा जाता है उसको। 0.550 से नीचे को निम्न मानव विकास कहा जाता है। तो HDI गणना कैसी होती है? जीवन प्रत्याशा सूचकांक सबसे पहले देखते हैं। न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम 85 वर्ष माना जाता है। शिक्षा सूचकांक को फिर हम निकालते हैं कि औसत स्कूली वर्ष कितना है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितने वर्ष तक बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, इसी के हिसाब से निकाला जाता है। फिर इनकम इंडेक्स हम लोग निकालते हैं और इन सभी का ज्योमेट्रिक मीन लेकर के हम HDI को काउंट करते हैं। ये HDI के बारे में मैंने आपको बताया है। उसके अलावा मैंने आपको ट्रेड डील के बारे में पक्ष विपक्ष पॉइंट समझाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को हमने पढ़ा है कि क्या है, पढ़ा क्या है अभी तो सब लोग वही देख रहे होंगे, ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन ये युद्ध आगे स्तर तक जाएगा, आगे स्तर तक जाएगा, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो भी होगा अच्छा ही हो, है ना। चलिए, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।